नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माहिंदी चैनल पर। आज मैं आपके लिए छायावाद के शलाका पुरुष महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक बहुचर्चित कविता जूही की कली की व्याख्या लेकर आया हूं। मेरी कोशिश होगी कि सरल से सरल शब्दों में इस कविता की हर एक पंक्ति का शब्दार्थ और भावार्थ आपको समझा सकूं। कविता प्रारंभ करने के पूर्व इस कविता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी आपको पता होने चाहिए, जिनसे कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले यदि इस कविता के प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1916 में प्रसिद्ध है और इसे निराला जी की पहली कविता के रूप में भी जाना जाता है। पर आधुनिक अनुसंधानों के अनुसार इस कविता का प्रकाशन 1922 ईस्वी में कलकत्ता से निकलने वाली आदर्श पत्रिका में हुआ था। और जहां निराला की पहली कविता का प्रश्न है, तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया था कि निराला पर शोध करने वाले डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक निराला की साहित्य साधना में मातृभूमि की वंदना कविता को निराला की पहली कविता मानी है। जूही की कली कविता 1923 में निराला के पहले काव्य संग्रह अनामिका में पहली बार प्रकाशित हुई और बाद में 1930 में प्रकाशित परिमल संग्रह में भी इस कविता को स्थान दिया गया। यह कविता निराला ने सरस्वती पत्रिका में भी भेजी थी, पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे प्रकाशित करने से मना कर दिया। अगर आपने सरोज स्मृति पढ़ी होगी तो उसमें एक पंक्ति आती है, तब भी मैं इसी तरह समस्त कवि जीवन में व्यस्त ही व्यस्त लिखता अबाध गति मुक्त छंद पर संपादक गण निरानंद वापस कर देते पढ़ सत्वर दे एक पंक्ति दो में उत्तर। इसमें निराला संभवतः इसी घटना का जिक्र कर रहे हैं। तो चलिए अब सीधे कविता पर चलते हैं। इस कविता में दो पात्र हैं, एक जूही की कली जिसे एक विरहिणी नायिका के रूप में चित्रित किया गया है, और दूसरा पात्र है पवन अर्थात हवा, जिसे एक नायक के रूप में दिखाया गया है जो अपनी प्रेमिका को छोड़कर कहीं दूर चला गया है। आप में से अधिकतर लोगों को पता ही होगा कि जब इस प्रकार किसी जड़ या निर्जीव पदार्थ पर मानव के गुणों, क्रियाओं या भावनाओं का आरोप किया जाता है तो उसे मानवीकरण अलंकार कहा जाता है। इस कविता में भी जूही की कली और पवन का मानवीकरण किया गया है। इस कविता की प्रारंभिक पंक्तियों में निराला लिखते हैं, विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली दृढ़ बंद किए शिथिल पत्रांक में। क्या कह रहे हैं निराला कि विजन वन वल्लरी पर, विजन का अर्थ होता है वैसा स्थान जो जन से अर्थात लोगों से रहित हो, जो शांत हो, एकांत हो, यहाँ लोगों का आना जाना न होता हो। जंगल को भी विजन कहा जाता है, पर यहाँ विजन शब्द वन के विशेषण की तरफ युक्त हुआ है कि विजन वन वल्लरी पर। वल्लरी का अर्थ होता है लता, तो एक लता है जो जंगल में है, उस लता पर एक विजन वन की वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली। एक जूही की कली है जो कि इस कविता की नायिका है। वो क्या कर रही है? सोई हुई है। कहाँ सोई हुई है? विजन वन वल्लरी पर, एक एकांत जंगल की किसी लता पर, किसी वल्लरी पर। कैसे सोई हुई है? सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मग्न। सुहाग का अर्थ है प्रेम, प्रेम से भरी हुई है, और स्नेह स्वप्न मग्न, स्नेह के स्वप्न में, प्रेम के स्वप्न में डूबी हुई है। आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि किसी जंगल की लता पर एक जूही की कली शोभायमान हो रही है। अगली पंक्तियों में निराला लिखते हैं, वासंती निशा थी विरह विदुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन जिसे कहते हैं मलयानिल। पहली पंक्तियों में नायिका की बात हुई, अब नायक को देखिए। वासंती निशा थी, ये जो निशा है, ये जो रात है, वो किस ऋतु की रात है? वसंत ऋतु की। वसंत को हमारी भारतीय परंपरा में बहुत महत्व दिया गया है। इसे ऋतुओं का राजा कहा गया है, ऋतुराज कहा गया है। तो इस ऋतुराज वसंत को प्रेम की ऋतु के रूप में देखा जाता है। और इस प्रेम की ऋतु में जब पौधों में नए नए फूल खिल रहे होते हैं, नए पत्ते निकल रहे होते हैं पेड़ों से, सुंदर सुंदर ठंडी ठंडी हवाएं बह रही होती है, उस समय प्रेम की भावना हर व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती है। तो वैसी ऋतु की रात्रि में क्या होता है? विरह विधुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन। ये जो पवन है, जो इस कविता का नायक है, वो कहाँ है? किसी दूर देश में है। विरह विधुर प्रिया संग छोड़, विरह में है। विधुर का अर्थ होता है वैसा नायक जो अपनी नायिका से, अपनी प्रेमिका से दूर चला गया हो, अपनी प्रेमिका के वियोग में हो, वैसे नायक को विधुर कहा जाता है।
यदि आपने नागार्जुन की वह कविता कालिदास सच बतलाना पढ़ी होगी तो इसमें भी यक्ष को विधुर कहा गया है। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा, विधुर यक्ष का मन जब उछटा। तो विधुर का अर्थ है वैसा नायक या वैसा प्रेमी या वैसा पति जो अपनी प्रेमिका से, अपनी प्रिया से दूर चला गया हो, अपनी प्रेमिका के वियोग में हो। तो यहाँ पर पवन कैसा है? विधुर है। तो निराला लिखते हैं, विरह विधुर प्रिया संग छोड़, किसी दूर देश में था पवन। ये जो पवन है, जो इस कविता का नायक है, वो अपनी प्रिया को अर्थात जूही की कली को छोड़ करके किसी दूर देश में चला गया है। वसंत ऋतु की रात्रि में आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कंपित कमनीय गात। उसे एकाएक अपनी प्रेमिका की याद आने लगती है। आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, उस बिछुड़न से उसे अपनी नायिका के मिलन की वह मधुर बातें याद आने लगती हैं। वो जो मीठी बातें उसने अपने प्रेम के क्षणों में, अपने मिलन के क्षणों में अपनी प्रेमिका से की थी, वो बातें उसे एकाएक याद आने लगती हैं। आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, वो चांदनी में धुली हुई आधी रातें याद आने लगती हैं जिन रातों को उसने अपनी प्रेमिका के साथ गुजारा था। आई याद कांता की कंपित कमनीय गात, अपनी कांता, अपनी प्रेयसी, अपनी पत्नी की कंपित कमनीय गात, वो जो सुंदर कमनीय कंपित गात, गात अर्थात शरीर, देह, वो जो उसकी नायिका की सुंदर कांपती हुई देह थी, वो उसे याद आने लगती है। फिर क्या? पवन उपवन सर सरित गहन गिरी कानन कुंज लता पुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की केली कली खिली साथ। और जैसे ही उसे अपनी प्रेमिका की याद आने लगती है तो फिर क्या? वो नायक सारी बाधाओं को पार करते हुए दौड़ता भागता अपनी प्रेमिका के पास पहुंच जाता है। उपवन सर सरित गहन गिरी कानन कुंज लता पुंजों को पार कर, सारे उपवन, उपवन अर्थात वाटिका, बाग, सर अर्थात तालाब, सरित नदियां, गहन गिरी कानन, गहन गहरे गिरी कानन, गिरी अर्थात पर्वत, पर्वत के जो गहरे घने जंगल थे, जो लताएं थीं, जो उपवन थे, जो सरिताएं, जो नदियां थीं, जितने तालाब थे, कुंज लता पुंजों को पार कर, कुंज अर्थात झाड़ियां, झाड़ियों को, लताओं को, इन सब के पुंजों को, पुंज अर्थात समूहों को पार करके पहुंचा जहां उसने की केली। वो वहां पहुंच गया जहां उसने केली की थी, जहां उसने कभी अपनी प्रेमिका से प्रेम किया था। उस स्थान में अर्थात अपनी नायिका के पास वो पहुंच गया। कली खिली साथ, उस खिली हुई कली के साथ जहां उसने केली की थी, उस स्थान पर वो सारी बाधाओं को, लताओं को, कुंजों को, सर सरित गहन गिरी कानन को पार करके पहुंच जाता है। अब क्या होता है? आगे निराला लिखते हैं, सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह, नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल। सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह। अब वो जो नायिका सो रही है वो कैसे जाने कि प्रिय का आगमन हो गया है, जाने कहो कैसे, कैसे वो जाने कि प्रिय का आगमन हो गया है। वो प्रिय के आगमन की बात वो कैसे जानेगी? वो तो नींद में डूबी हुई है। नायक ने चूमे कपोल, नायक आता है, पवन आता है और आकर वह अपनी प्रेमिका के कपोल अर्थात उसके गालों को चूम लेता है। डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल, हिंडोल का अर्थ होता है झूला। जैसे कोई झूला झूलने लगता हो, वैसे ही जैसे ही नायक ने आकर के अपनी प्रिया के, अपनी प्रेमिका के कपोलों को, उसके गालों को चूमा, वैसे ही वो जो हिंडोल थी, वो जो लता थी, वो जो वल्लरी थी जिस पर जूही की कली सोई हुई थी, वो वल्लरी एक हिंडोल की तरह, एक झूले की तरह झूलने लगती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक हवा का झोंका आता है और एक लता को हिला देता है। तो डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल, इस पर भी जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं। और वो जो नायिका है इतने गहरे स्वप्न में खोई हुई है, अपने प्रेमी के याद में इतनी डूबी हुई है कि प्रेमी के आगमन को भी वह पहचान नहीं पाती है। डाली है जिस शाखा पे वो सोई हुई है, वो शाखा ही डोलने लगती है, फिर भी उस नायिका की नींद नहीं खुलती है। जूही की कली जागती नहीं है, इस पर भी जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं। और उसने अपनी इस गलती की क्षमा भी नहीं मांगी। गलती क्या हुई कि नायक का आगमन हो गया। बेचारा नायक इतनी दूर से आ रहा है, सारी बाधाओं को पार करके, और नायिका अभी तक सोई हुई है।
तो उस गलती की क्षमा भी उसने नहीं मांगी। निद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही, किंवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए कौन कहे। निद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही, उसकी जो बंकिम अर्थात तिरछी विशाल बड़ी बड़ी आंखें हैं, उन तिरछी बड़ी बड़ी आंखों को वो मूंदे रही। निद्रालस, निद्रा और आलस्य के कारण। किंवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए, किंवा अथवा वो मतवाली थी, मतवाली अर्थात नशे में डूबी हुई थी। किस नशे में डूबी हुई थी? यौवन की मदिरा पिए। यौवन की मदिरा, यौवन की शराब के नशे में संभवतः वह डूबी हुई थी। अब उसे नहीं जागने का दो कारण हो सकता है, या तो वह निद्रा और आलस्य में खोई हुई थी, अथवा उस यौवन की मदिरा के नशे में वो डूबी हुई थी। किंवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए कौन कहे। उसकी इस गहरी निद्रा का जो भी कारण रहा हो, चाहे वो आलस्य रहा हो या वो यौवन की मदिरा का नशा रहा हो, जो भी हो, पर निर्दय उस नायक ने निपट निष्ठुराई की। वो जो नायक, वो जो पवन इतनी दूर से आया है, उसे अपनी प्रेमिका की यह उदासीनता बिल्कुल रास नहीं आई और उसे आया था गुस्सा। ये गुस्से में आकर के थोड़ी निष्ठुराई करने लगता है, थोड़ी निष्ठुरता दिखाने लगता है, थोड़ी निर्दयता दिखाने लगता है अपनी प्रेमिका के साथ। और क्या करता है कि झोंके की झड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि हवा का झोंका आता है और वो तेजी से आकर के पूरी डाली को, पूरी शाखा को, पूरी लता को हिला करके चला जाता है। तो कभी कल्पना करते हैं कि एक नायक गुस्से में भर करके अपनी प्रेमिका की पूरी देह को, वो जो प्रेमिका सोई हुई है, उसको पूरी तरह झकझोर डालता है। सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली, मसल दिए गोरे कपोल गोल। उसके जो गोरे गोरे कपोल थे, गाल थे, उन गालों को वो नायक मसल देता है। कई बार जब हम लोग प्रेम के अतिरेक में होते हैं, जब हमारे अंदर भावनाओं का ज्वार उठ रहा होता है, तब हम प्रेम से सामने वाले के गालों को मसल देते हैं। कई बार आपने भी किया होगा कि कोई छोटा बच्चा है, आपको उस पर बहुत प्रेम आ रहा है, तो आप पकड़कर उसके गाल खींच देते हैं। तो उसी प्रकार इस नायक ने, इस पवन ने भी अपनी नायिका के गालों को, कपोलों को मसल दिया। मसल दिए गोरे कपोल गोल, चौंक पड़ी होती। और इतने में जैसे ही उस नायक ने उसके गालों को मसला, उसके गालों पर चिकोटी काटी, तो वह युवती, वह नायिका, वह जूही की कली चौंक कर जाग जाती है। और फिर क्या होता है? चकित चितवन निज चारों ओर फेर, हेर प्यारे को सेज पास, नम्र मुख हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग। चकित चितवन निज चारों ओर फेर, चकित चितवन, चकित चौंकी हुई जो उसकी चितवन थी, उसकी नजरें थी, उसको चारों ओर उसने फेरा। चारों ओर वो चौंकी हुई नजरों से देखती है। हेर प्यारे को सेज पास, हेर कर, हेरना का अर्थ होता है देखना। हेर प्यारे को सेज पास, अपने सेज के पास, अपने बिस्तर के पास वो किसको देखती है? अपने प्यारे को, अपने प्रिय को, अपने प्रेमी पवन को वो अपने सेज के पास, अपने बिस्तर के पास देखती है। और क्या होता है फिर? नम्र मुख हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग। उसके नम्र मुख पर एक मुस्कुराहट दौड़ जाती है, एक हंसी खिल जाती है और वो अपने प्यारे संग, अपने प्रेमी के संग प्रेम की क्रीड़ा में, रंग राग में डूब जाती है। तो ये थी निराला की कविता जूही की कली, जिसमें जूही की कली और पवन का मानवीकरण करके एक नायिका तथा नायक के बीच होने वाली प्रेम क्रीड़ाओं का बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनहर चित्रण किया गया है। आशा है कि यह कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि अभी भी कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर पूछें। और मैंने इसी चैनल पर पंत जी की एक कविता द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र की भी बिल्कुल सरल व्याख्या की है। आप चाहें तो उसे दाईं वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं और बाईं वाली वीडियो पर जाकर के निराला का संपूर्ण जीवन परिचय भी जरूर देखें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द किसी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ।